खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें और फिर आज गुफ्तगू करते हैं। आज बड़ा दिन था अमेरिका के लिए और दुनिया भर के लिए। पूरी दुनिया की निगाहें वहाँ लगी हुई थी और जिसे कहते हैं कि पुल्ड आउट वेरी डिफ़िकल्ट एंड ग्रेट विक्ट्री जिसे आप कहते हैं। एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो उन्होंने एक बड़ी जंग लड़ी और बड़ी कामयाबी से लड़ी। इसके क्या नताइज हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी या नस्ल कुशी इसका बायस बनी? नहीं, ऐसा शायद हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी भी पॉलिसी शायद फ़लस्तीनियों के वाले से ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो। इसके साथ साथ बानी PTI को बैरून मुल्क भेजने की बातें हो रही हैं। ये क्या सिलसिला है? वो जा रहे हैं, उनसे कई बार ये सुना है कि उनको ये ऑप्शन दिया गया मगर उन्होंने इस तरह भी इस ऑप्शन को मानने की कोई इंडिया उनकी तरफ से नहीं आया। और सबसे ख़तरनाक बात वो स्मॉग है जिसने लाहौर को इस तरह एनगल्फ कर लिया है कि जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ से हिजरत की बातें कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे, और कहा जाता है कि ये स्मॉग इतनी बुरी है कि ये कई अदद सिगरेट की डिबिया पीने के मुतरादिफ है एक दिन में। और इस पर हम ये भी बात करेंगे कि ये हुआ कैसे, इसकी वजह क्या थी, इसमें शहर के कब्ज़ा ग्रुपों का कितना हाथ था। ये जो 2 नंबर घटिया टाउन प्लानिंग की गई यहाँ पे ये जो चाइना कटिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक आपकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो थी उसको आपने तहोबाला किया, हाउसिंग को आपने जो है डीरेगुलेट किया। और उसके नतीजे में क्या निकला कि आज आप भी इससे नहीं बच सकते। बेहतर आप लंदन ही तशरीफ़ ले जाएँ। वैसे सुना है आजकल अक्सर लोग लंदन आज के दिन जा चुके हैं। जनाब मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। आप देखा कि एक बड़ा था जी, बड़ा जी थिन रेजर थिन जो है इलेक्शन है, बड़ा नेक एंड नेक मुकाबला है। और ये खाक नेक एंड नेक था, लम्या पा लिया उन्हें मियाँ साहब। सो टू से कि आपको आवाज़ आ रही मेरी मियाँ साहब? जी काजी साहब, मैं जब सुबह दफ्तर आया तो उस वक्त मैंने आगे देखा, मैंने आज जल्दी दफ्तर आ गया था तो देखा कि ट्रम्प जो हैं वो जीत रहे थे और उनकी जीत वाज़ेह थी। और जो कल की प्रेडिक्शन हो रही थी ना, या उससे पहले हो रही थी कि कमाला जो है वो जीत जाएंगी, लेकिन आज ट्रम्प जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं। तो साहब ट्रम्प जीत गए 5। एक बात तो साबित हो गई ना कि ये दुनिया के जितने भी ये सर्वे हैं ये सारी वारदात होती है। और मैंने डॉक्टर इकरामुल हक साहब से एक दिन पूछा, मैं क्या हुजूर ये सर्वे क्या कोई रजाकाराना तौर पर किए जाते हैं, मुल्क को कौम या आवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाते हैं? तो उनका फरमाना था कि ये बुनियादी तौर पर कारोबारी इदारे होते हैं, इनको अप्रोच किया जाता है। कई दफ़ा मैं अब नाम नहीं लेता, सुना होगा उन लीडरों की बेपनाह मकबूलियत के बारे में कि जिन्हें फिर फॉर्म 47 की ज़रूरत पड़ गई। जी मियाँ साहब, आप कुछ कहने लगे थे। देखें काजी साहब, मैंने यही देखा है आज के जो वहाँ पर अवाम ने वोट दिया है, अमेरिकी अवाम ने ट्रंप को, वो हैरत अंगेज़ है और हैरान कौन है कि उनकी जो तवक्कुआत से उससे ज़्यादा जो है वोट उनको मिला है। 270 सीटें चाहिए थी, 312 पर जा रहा है जो है वो अभी तक जो है वो सुना है कि जीत रहे हैं और हो सकता है 315 तक चले जाएं। लेकिन सर जो आज वहाँ पर एक फ़ैसला हुआ, अवाम ने फ़ैसला दे दिया और ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जो हैं वो उनके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो तनकीद की जा रही थी। और पाकिस्तान में भी आपने देखा कि यहाँ पर भी जो तनकीदी ट्वीट्स हैं उनको हटा दिया गया है। एहसन इकबाल साहब ने बड़े तनकीदी ट्वीट किए थे और उनको फौरी तौर पर उसको हटा दिया। और साथ साथ जो है वो आज ये भी देखना पड़ा कि इसका मुझे बताइएगा, मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, बल्कि मेरा ट्विटर खुलते नहीं अल्लाह के फजल करम से। आजकल वैसे ही बड़ा मुज़र्रे सेहत होता है ट्विटर। ये फरमाइए कि ये क्या हुआ, कि कौन सी ट्वीट्स की थी उन्होंने जो हटानी पड़ गई? देखें काजी साहब, बहुत से चीज़ें जो है ना आज इस्लामाबाद के अंदर अजीब सी हुई हैं। मैंने देखा कि इलेक्शन तो अमेरिका में हो रहे थे और वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी। एक खुशियाँ मना रहा था पार्टी और दूसरी पार्टी जो है अफसरदा थी। लेकिन यहाँ भी ये जो है ना माहौल पाया गया कि बहुत से लोग जो है खुशियाँ मना रहे थे और बहुत से लोग अफसरदा थे और बहुत से लोगों ने वो काम जो पहले कर चुके थे वो वापस लिया, यू टर्न लिया। एहसन इकबाल साहब बड़े इस पर तनकीदी उनके ट्वीट्स थे, उन्होंने अपने तनकीदी ट्वीट्स जो हैं वो हटा दिए। और आपने देखा CM जो पंजाब हैं
उन्होंने भी वो तनकीद किया करती थी और बानी पीटीआई को उनसे तशबीह दिया करती थी और बहुत से ऐसे बातें किया करती थी। उन्होंने आज अभी मुबारकबाद दी है थोड़ी देर पहले, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुबारकबाद दी है। मुबारकबादों का भी सिलसिला चला और जो जो तनकीद कर रहे थे उन्होंने अपनी तनकीद वापस ले ली फौरी तौर पर, और दूसरी तरफ जो है वो उम्मीदों के अंबार जो हैं वो भी लगे। ये मिला जुला रुझान जो है मैंने इस्लामाबाद में देखा है। मुझे तो ये लग रहा था कायद साहब कि ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में हुआ है, ना कि ये अमेरिका में हुआ है। इलेक्शन तो अमेरिका में हुआ, आप भी सारा दिन आज जो है वो ट्रांसमिशन में रहे, आपने तमाम जो हालात का अहाता भी किया, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर अजीब सी आज ना फजा थी कि यहाँ पर जो है वो लग ये रहा था कि यहाँ कुछ फैसला हो गया है कि जो लोग वो ये कह रहे थे कि कामयाबी के बाद, ये खबर है ट्रंप की कामयाबी के बाद एहसन इकबाल ने क्या जी तनकीदी ट्वीट्स हटा दी। ये खबर ARY की खबर है, बड़ा चैनल है, ये उनकी तरफ से आई है। चलें देखें यार, बात सुने, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह किसी वक्त भी हिदायत दे सकता है। इसके मियाँ साहब बिल्कुल काजी साहब ऐसा तो है, लेकिन मुझे हैरानगी है, आज बहुत सी हैरानगियां हुई हैं। मुझे हैरानगी है कि 5 बड़े जो हमारे लीडर हैं वो पाकिस्तान में नहीं है काजी साहब। वो मौलाना फजलुर रहमान भी आए, रखते सफर बांध चुके हैं, मियां नवाज शरीफ पहले वहाँ हैं, CM साहबा जो हैं वो भी अभी जा रही हैं, और सदर आसफ अली जरदारी भी बाहर हैं, बिलावल भुट्टो भी जरदारी जो है वो भी बाहर हैं। ये राजदारी है, ये इतफाक है, ये राजो न्याज है, ये क्या है सर? मेरे ख्याल में पहली बात तो मैं ये कर दूं कि उनके सदर बनने से पाकिस्तान के शायद पावर स्ट्रक्चर में कोई भी तब्दीली ना आए, मगर हालत ये है कि बंदे को खुड़की हो। और जिस तरह से कल एतजाज अहसन साहब ने हमारे शो में कहा था कि अगर आपके सेन में बहुत सी लाशें दफन हो तो पत्ता हिलने के साथ ही बंदा पत्ते की तरह हिलना शुरू हो जाता है। रेस्ट एश्योर, ये बिल्कुल यकीन दिलाता हूं आपको, वो उनका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, होना होना कख नहीं है, जो हमारे साथ होना है वो आप नहीं। बेचैनी क्यों है काजी साहब? फिर बेचैनी क्यों है? यहाँ बेचैनी फैली हुई है, मैं अजीब सा माहौल है, बेचैनी है, कोई जो है वो कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और देखें जो सदर आरिफ अलवी है उन्होंने खत लिख दिया ट्रंप को कि जो है वो किरदार अदा करें, और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप जीत गए हैं, वो किरदार अदा करेंगे बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। और दूसरी जानब जो है वो इस तरह बातें हो रही हैं कि जैसे ट्रंप नहीं कोई और जीता। मैं कुछ तारीखी तौर पर अर्ज कर दूं, मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिहाई थी, जो माई लाइफ किताब थी, गालबन में अगर मेरा हाफसा साथ दे रहा है किताब, ये बात हकीकत है कि मियां साहब को की जो जान परवेज़ मुशर्रफ से छुड़वाई थी वो क्लिंटन ने छुड़वाई थी। बाद अज़ां जो उसने अपनी बायोग्राफी लिखी थी या ऑटोबायोग्राफी थी उसमें उसने इसका जिक्र भी किया था। ये बातें तारीख में होती रहती हैं, कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब ये जो ट्रंप साहब आए हैं ये भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं। ये कोई सोच नहीं सकता था कि ये दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको शिकस्त दे के यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक अजीब खामोशी, यानी बड़ी देर तक तो मैंने देखा कि रिज़ल्ट रोक रोक के दिए जा रहे हैं। हालांकि बहुत तय हो चुका था, जितनी स्विंग स्टेट्स थी उसमें वो एक बड़े वाज़े मार्जिन से आगे जा रहे थे। इसके बावजूद एक छोटी सी खबर मैंने और भी सुनी, ये मैं अल जज़ीरा देख रहा था, तो अल जज़ीरा में जो रिपोर्ट कर रही थी, गालबन उनका नाम हलकिट समथिंग था खातून का, उन्होंने वहां से। लेकिन काजी साहब ये एक अचंभे की बात नहीं है कि वो बंदा जो एस्टेब्लिशमेंट को करप्ट कह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो बड़ी जो करप्शन हो रही है, करप्ट भी कहता है, उनको जो है वो फाशिस्ट भी कहता है, तो वो जीत गया। तो इसका मतलब है अवाम कुछ और चाहती थी। नहीं, बात यह है कि एक देखें, एक तो उस पर बड़ी सीरियस असैसिनेशन की अटैम्प्ट हुई और वो भी वो लकीली बच गए। वो भी एक ऐसा था कि एक मौजा था जिसमें वो बच गए। एक असैसिन उनका पकड़ा गया इससे पहले कि वो उन पर फायर करता, तो जाहिर है उनके दिल में है, और फिर उन पर 100-125 पर्चा भी है, केसेस भी हैं उनके पर, तो वो जाहिर है वो अपनी खुश तो नहीं है, अपनी हुकूमत से वो खुश तो नहीं है। लेकिन आप देखें उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद हमने देखा कि वो तमाम अंदाजे उन्होंने गलत साबित कर दिए। तमाम अंदाजे जो थे, जो रवायती तौर पर लोग उनको नापसंद करते थे, उन ब्लू कॉलर वर्कर जो आम तौर पर। लेकिन काजी साहब यही तो उम्मीदें लगाई बैठी है पीटीआई के जो कारकुन हैं, यही तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि यहाँ भी एक शरपसंद जो थे वो उन्होंने उन पर हमला किया था, जो
वहाँ पर हुआ था, कुछ नाराज़ लोग थे, शरपसंद थे, और या ये बड़ी मुश्तरका चीज़ें हैं कुछ ऐसी कि उन पर भी पर्चे हैं। और देखें उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने भी खत लिख दिया था, आप दोबारा भी लिख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान को इतना फिक्र नहीं करता, याद दिला सकते हैं कि आपके बेहतरीन दोस्त जो हैं वो अंदर हैं। देखिए वो जो उनके लेवल के आदमी हैं वो तो प्यूटन होंगे, प्यूटन से इनकी दोस्ती की भी बात हुई थी। पिछली दफ़ा जब ये इलेक्शन जीते थे तो रूस पर इल्ज़ाम लगा था रूस के हवाले से जी कि रूस ने इनको जितवाया है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है। तो वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। आज भी अमेरिका अपने लागर होने के बावजूद एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो वो उस लेवल पे खेलेगा। अब पर्सनली क्या वो करते हैं क्या नहीं करते ये बहुत ही अभी कबल अज वक्त है। मगर हम जो डर जाते हैं, बिला वजह डर जाते हैं, वो इसलिए कि वो हमें ट्रंप से इतना डर नहीं लगता जितना अपने करतूतों से डर लगता है। तो मेरे ख्याल में डरे ना, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ये करतूत महफूज रहेंगे जी। अच्छा मियाँ साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये बानी और ये पीटीआई को बाहर भेजने की बातें हो रही हैं, और ये जो फ़लस्तीनियों के बारे में हमने ये अपना रन डाउन में रखी है किताब। साहब ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी बात कर दी आपने। बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने की बातें जो हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ ने रात को ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने रात को ये कहा है कि बानी पीटीआई को जो है बाहर भिजवाने की पीटीआई से के अंदर से कोशिशें हो रही हैं। लेकिन खबर कुछ और है। खबर ये भी है कि बानी पीटीआई को कहा जा रहा है कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन वो अभी तक मान नहीं रहे, और उनके लिए 2, 3, 4 मुल्कों का नाम लिया जा रहा है उनके सामने। मशरक़ वस्ता के कुछ मुल्क हैं, मिडल ईस्ट के, और कुछ जो है वो यूरोप और अमेरिका की भी पेशकश जो है वो है। लेकिन अभी तक ख्वाजा साहब का शॉर्ट सुन लेते हैं जी उन्होंने जो फरमाया है, फिर उस पर बात करते हैं जी। सुनाएं। नहीं, इसमें तो मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें वो कम से कम वो 50 रुपए वाला स्टाम्प ही ला दें इमरान खान साहब को यहाँ से जाने के लिए। अभी तो वो बेचारे जाने की कोई उन्होंने इंदिया नहीं दिया। मगर आपके पास क्या खबर है मियाँ साहब? लेकिन कायद साहब मेरे पास खबर ये है कि देखें सर, यूरोप ने भी कहा था लंदन ने कि हम जो है वो उनको मेहमान रख सकते हैं। ट्रंप ने भी कहा था पहले कि हम मेहमान रख सकते हैं, और उनको ऑफ़र की गई है, ऑफ़र ज़रूर उनको की गई है कि वो मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में चले जाएं, लेकिन वो अभी तक नहीं मान रहे। उनके मशीरों ने भी ऑफ़र उनको बताया है, पैगाम दिया है, हम इसको पैगाम कह सकते हैं। लेकिन अभी तक बानी पीटीआई ने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो इसी जेल में रहेंगे। आज जो एक बानी तहरीक इंसाफ के एक जो लीडर हैं अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने आज गुफ्तगू की है निजी टीवी चैनल से, और उन्होंने कहा है कि वो बानी पीटीआई आज बार बार पूछते रहे कि आज वहाँ पर अमेरिका के इलेक्शन का क्या बना। तो जब उनको बताया गया कि ट्रंप जीत गए हैं तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मेरी उनके साथ दोस्ती है, वो मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी। और उन्होंने इसका भी इजहार किया कि जो ट्रंप इंतजामिया है वो न्यूट्रल रहेगी। तो ये बातचीत तो कायद साहब चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी तक खबर यह है कि बानी पीटीआई नहीं माने। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं जेल के अंदर ही यहाँ रहूँगा जब तक हूँ, और कानून का सामना करूँगा, कानून के मुताबिक जो है रहा हूँगा, और फिर अपनी जदोजहद करूँगा। लेकिन इसके अलावा साथ साथ जो है वो बातचीत के लिए जो 3 बंदे मुंतखब किए गए थे वो बातचीत ज़रूर कर रहे हैं, वो पैगाम रसानी भी कर रहे हैं, और वो हालात को जिसको हम मुफाहमत कहें या हम डील कहें उसकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ ये भी चल रहा है कि जो जद्दोजहद जिसको पीटीआई कह रही है और या एहतजाज कह रही है, उसके भी ऐलानात जो हैं वो किए जा रहे हैं। कुछ करारदाद पास करने के भी ऐलानात किए जा रहे हैं। आपने देखा कि कल जो जुडिशल काउंसिल के अंदर जो मामला हुआ, या उससे पहले जिस दिन ये कानून साजी हुई थी, उस दिन पार्लियामेंट के अंदर जो वहाँ पर एहतजाज हुआ, वो इस तरफ इशारा दे रहा है कि कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। जिस तरह का एहतजाज हो रहा है ठंडे उस पे मोड में, उसमें जो है वो बातचीत तो चल रही है, लेकिन बानी पीटीआई तक जो है वो जो बात पहुंच रही है उसमें बानी पीटीआई की खबर ये आ रही है कि वो अभी तक इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो हार्ड लाइन लेना छोड़ दी है, वो खामोशी इख्तियार उन्होंने कर लिया। जिस तरह के वो पहले बयान देते थे उस तरह के बयान नहीं दिए। आज उनका जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, वो भी हतमी मराहल में दाखिल हो गया है। अब उनके बयानात रहते हैं, उसके बाद हो सकता है इसका भी फैसला आ जाए। लेकिन जहाँ तक बैरून मुल्क जाने की बात है वो मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई इसमें डेवलपमेंट हो। नहीं, वो कुछ लिख के दे नहीं रहे जो मियाँ साहब लिख के दे गए थे। क्या लिख के दिया था उन्होंने जब वो सुरूर पैलेस में गए थे? तो कोई वो कमिटमेंट्स करके गए थे? मुझे तो अब याद नहीं रहा, मेरा हाफ़ज़ा भी कमज़ोर हो गया मियाँ साहब।
देखिए कायद साहब वो जो लिख के दे के गए थे ना वो, लेकिन वो उन्होंने बाद में माना नहीं है। उन्होंने कहा हमने नहीं लिख के दिया, हालांकि वो डॉक्यूमेंट सामने आ गए थे और वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो मीडिया चैनल्स पे भी चले, अखबारात में भी छपे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमें जलावतन किया गया था, हालांकि वो बाकायदा मुआहिदा था, उस पर दस्तखत थे, सारा कुछ। लेकिन इस तरह का अभी तक जो है वो नहीं है यहाँ पर अडयाला जेल में। अडयाला जेल में ये ऑफ़र ज़रूर हुई है लिखने की और मुआहिदा करने की, ये वो सारा, लेकिन अभी तक वहाँ से ना है। लेकिन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हाँ हो जाए, क्योंकि उनके दोस्त जो हैं, जिसको वो दोस्त कहते हैं ट्रंप, और ट्रंप ने भी, कायद साहब आपको याद होगा 2019 में जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने बानी पीटीआई को अपना एक बेहतरीन दोस्त करार दिया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हो सकता है कि उनको वो दोस्ती याद आ जाए। आई डोंट नो, मैं तो अभी मेरा तो यही ख्याल है कि जो ये ताकतें होती हैं ये अपने जो इनके यानी पॉलिसी इनके जो होती है वो मुस्तकिल रहती है, उसको बदलते नहीं। मगर इसके बावजूद मैंने अर्ज़ किया ना कि क्लिंटन साहब वजह बने थे मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाई की, जब बहुत से दोस्त और सारे लोग नाराज़ हो गए थे कि जो यहाँ पे तहरीक चलाने की बात कर रहे थे, किसी के इल्म में नहीं था। पता तब चला जब वो सारे अपने सामान और असबाब के समेत यहाँ से रुखसत हो गए थे। तो ये तो होता रहता है। बहरहाल दुनिया एक दश्ते इम्कान है। ये तो हमारे मुल्क की बातें थी। मुझे सर ये बताएं, तो कन्फ्यूजन मेरे जहन में ये आ रही है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं उनको क्या हुआ सर, वो कैसे हार गए? यार ये बात तकरीबन यूँ समझें आप कि ये जो डेमोक्रेट्स हारे हैं इसलिए कि तकरीबन 2008 का रिसेशन, 2020 का रिसेशन ये इनको ले बैठा है। और जो एक मेयार ज़िंदगी है तकरीबन 1974 से वो अमेरिका में रूबा ज़वाल है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्योंकि मैंने जैसे आज हमने उसमें ट्रांसमिशन में भी कहा कि 46 से लेके अब तक अमेरिका में आम तौर पर जो है एक सेहतमंद किस्म का माशी निज़ाम चल रहा था, जो अलील हो गया, बीमार हो गया, और वो उसकी बीमारी के बाद बड़ा प्रेशर आया और वो जो अमेरिकन ड्रीम था वो अमेरिकन नाइटमेयर बन के रह गया एक बहुत बड़े तबके के लिए। और इसमें कहा जाता था कि 70s में घर का एक फ़र्द जो है वो कमाता था तो सारे खा लिया करते थे। अब 5-5 लोग जो है वो कमाते हैं, उन्होंने कर्ज़े पे अपना बेड लिया होता है, मगर बेचारे सोने की मोहलत नहीं मिलती क्योंकि 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं। एक बहुत पुराना लतीफ़ा है, मैं सुना देता हूँ आपको। मशरिक़ वुस्ता का कितना हिस्सा है इसमें? जो जंग है वहाँ पे गजा और इजराइल के दरमियान जो जंग लगी हुई है, इसमें जितने मुसलमान वोट थे आज उन्होंने, इसमें देखें ना उसका कितना हिस्सा है सर? उसका हिस्सा इसलिए है कि जो देखें कि जाहिर है कि ये जंग जब लगी तो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी और उसका मलबा उन पर ही पड़ा। हर चंद के कल इनकी पॉलिसियाँ उनसे मुख्तलिफ होती हैं या नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर ये जो हैं नए हमारे प्रेसिडेंट इनके प्रेसिडेंट आए हैं। लेकिन ये कि लोगों ने एक किस्म का अपना जो गुबार है दिल का वो यकीनन निकाला। और सेकंडली एक और बात भी बड़ी है, लेकिन सर गुबार तो वहां भी निकल रहा है। इजराइल में उनकी फौज जो है नेतन्याहू की, वो बगावत कर रही है। मैंने आज अभी कुछ देर पहले फुटेज देख रहा था, वहां पर लोग सड़कों में निकल आए हैं और उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। जो वहां के फौजी हैं वो या तो खुदकुशी कर रहे हैं या भाग रहे हैं या बगावत कर रहे हैं अपनी तो कैबिनेट। ये क्या है सर, ये क्या इजराइल जो है वो खुद अपने दाम में फंसेगा या अमेरिका उसको रोकेगा? देखें ये सारे अपने दाम में खुद फंस रहे हैं। ये सारे जो है ना ये जो हाई हैंडेडनेस है और इक़्तिदार से चिमटे रहने की कोशिश में ये जो जिस तरह की बर्बरियत की जाती है, ये खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने इसलिए बताया ना कि ये खौफजदा अपने हम करतूतों से होते हैं, जो काम हमने किए होते हैं। हमें तो पता होता है ना हमने जो करतूत फरमा रखे हैं, आपको पता ही है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल कैसा जिस तरह बहुत सी बातें मैं अब दोहराना नहीं चाहता यहाँ पे, मगर सवाल ये है कि नेतन्याहू एक जराइम पेशा आदमी है और हथकड़ियाँ इसलिए नहीं कि जराइम पेशा, वो तो है ही गजा में जो कर रहा है अपने मुल्क के अवाम के पैसे के। लेकिन सर आपको कायद साहब आपको नक्शा क्या नजर आ रहा है? क्या इजराइल इस जोग्राफिये में आपको नजर आ रहा है या नेतन्याहू जो है वो नजर आ रहा है अब हुकूमत में? मुझे बहुत बड़ी अवामी बगावतें नजर आ रही हैं जो अपनी हुकूमत के खिलाफ जो एक वहाँ की यहूदी आबादी है उसकी अक्सरियत करेगी। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि जब मिस्र की तहरीक चल रही थी उसके हक में जो सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ था वो तल अबीब में हुआ था और उसमें लाखों लोग शामिल थे। चुनाचे हम ये देखते हैं कि जो हुक्मरान मुसल्लत होते हैं
उनकी राय, उनके रवैये, उनकी सोच, उनके नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं उस मुल्क के अवाम के साथ। तो इसलिए मीडिया में जो आता है या जिस तरीके से हम जब नेतान्याहू जैसे दरिंदों की बर्बरियत देखते हैं तो हमें लगता है कि सर सारे यहूदी ऐसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अमेरिका जो जंग लगी हुई है हमास और इजराइल के दरमियान, क्या ये थम जाएगी? अब देखा जाएगा कि ट्रंप क्या किरदार अदा करते हैं, या उस तरफ से जंग भी जारी रहेगी और जो इजराइल के अंदर नेतान्याहू के खिलाफ जो बगावत है वो भी जारी रहेगी? मियाँ साहब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। इस वक्त आएंगे तो हम बात करेंगे कि हमारी बहुत सी अहम शख्सियात मुल्क से बाहर हैं। इट मे बी ए कोइंसिडेंस या ये क्या सिलसिला है। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि ट्रंप के जीतने में एलन मस्क जो कि बड़ा मशहूर सरमायादार है वहाँ का, अमेरिका का, और बड़ा ये जो इलेक्ट्रिक कार उसकी आजकल पाकिस्तान की सड़कों पर भी दौड़ती नज़र आती है, उसका क्या रोल है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे ये जो समाग का अजाब है ये हमारे ऊपर किसने मुसल्लत किया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी मियाँ साहब, आज अभी कुछ खबरें आप हमें बता रहे थे, यानी इसका मतलब ये है कि वो किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर रहे बाहर जाने से पहले। और दूसरी बात, मैंने ये खबर सुनी थी कि वो किसी मिडल ईस्ट के मुल्क में जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो मुआहदा मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था तो ज़ाहिर है एक कंट्रोल्ड सोसाइटी है वहाँ पे, लंदन वाला या यूरोप वाला मामला तो नहीं है। लंदन यूरोप में तो वो फिर अपना बयानियाँ बना के बेच सकते हैं ना, बाद में भले वो बयानियाँ वहाँ यहाँ आके जो है उसका सन इर्तहाल हो जाए और उसका चेलम शरीफ भी हो जाए, मगर वहाँ जाके तो फिर बयानियाँ। साहब अभी तो वो कहीं भी नहीं जाना चाह रहे, अभी तो वो कहीं भी नहीं जाना चाह रहे। वो उनको ऑफ़र हुई थी कि वो दुबई, सऊदी अरब, कतर, ये मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, वहाँ चले जाएं, लेकिन अभी तो कहीं नहीं जाना चाह रहे। यूरोप में उनको वहाँ से भी है ऑफ़र है और अमेरिका से भी है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में ही रहना चाह रहे हैं। अभी तक वो उन्होंने जहन नहीं बनाया कि वो बाहर जाएंगे। मनाया उनको जा रहा है, उनकी पार्टी की जानिब से भी मनाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कुछ ज़राए भी ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो कुछ मशीर जो है ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी का मशवरा अभी तक माना नहीं है वैसे। लेकिन अब उनको मुसलसल तौर पर जो है वो ये मनाया जा रहा है कि वो बाहर जाएं, बाहर चले जाएंगे तो उनके तमाम मामला जो हैं वो वहीं पर ठप कर दिए जाएंगे। बातचीत जो है वो मियां साहब कहीं उनके रास्ते में एक रुकावट तो नहीं है। देखिए ना, ये जितने बाकी हमारे दोस्त बाहर जाते हैं माशाल्लाह इनके अकामे भी हैं और उसके साथ हलाल पैसे भी आते हैं, तो क्या पहले उनको ये ना कहा जाए कि खान साहब आप अपना भी अकामा बनवाएं और फिर आपको भी 15 लाख रुपए मिले, बाद में सुप्रीम कोर्ट से हम कोशिश करेंगे कि वो अकामा हलाल करार पा जाए। इस वजह से तो नहीं रुके हुए? नहीं काजी साहब, इस वजह से नहीं रुके हुए। कामा की कहानी भी आपने देखी कि चंद दिन पहले जो है वो एक अखबार ने खबर लगाई थी कि जस्टिस एजाज अफसल जो है उन्होंने ज़ुबान खोल दी है और उन्होंने खामोशी जो है वो तोड़ दी है। और उन्होंने बताया है कि कामा वाली कहानी जो थी वो जिस तरह बयान की जाती है ना कि 10,000 तनख्वाह ना लेने पर जो है उनको सज़ा दे दी गई, ऐसी नहीं है। वो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहानी बताई थी कि मामला था क्या। उन्होंने तनख्वाह वसूल की हुई थी और तनख्वाह जो वसूल नहीं की थी वो उन्होंने और या वसूल की थी डिक्लेयर नहीं की थी, इसलिए उनको जो है वो नाहल किया गया था। ये उन्होंने पिछले दिनों चंद दिन पहले जो है वो खबर थी एक अखबार की और उन्होंने उस अखबार में जो है वो अखबार नवीस से बाकायदा तौर पर बात की। ये तो कामे की कहानी थी, लेकिन बानी पीटीआई के साथ ऐसा मामला नहीं है। बानी पीटीआई जो है उनसे कहा जा रहा है कि वो जो मुल्क के अंदर जो एहतजाज है या मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसको देखते हुए इस वक्त वो जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें या बाहर चले जाएं, या अगर वो रिहा होते भी हैं तो वो फिर आप वो अंडरटेकिंग दें कि वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई एहतजाज और नहीं करेंगे, इस्लामाबाद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और फिर ठीक है, फिर वो अपना अच्छा मियां साहब, मैं वैसे आई एम सॉरी टू से आई डू नॉट बाय दिस स्टोरी जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब फरमाते रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आके कि जी वो अब एक कॉल आएगी और जो है कड़ाके निकल जाएंगे और कोई आ जाएगा और कोई नहीं आएगा। मैं आई रियली डोंट बाय, आई डोंट थिंक। हाँ, जिस तरह एक मिसाल मैंने दी कि मियां साहब की यहाँ से जो एक खैर खैरियत से यहाँ से वो गए थे, उसमें ज़ाहिर क्लिंटन का उनकी मैंने पढ़ी तो नहीं है, कुछ दोस्तों ने कोट की है कि ग़ालिबन उन्होंने माई लाइफ जो उनकी बायोग्राफी उसमें लिखा भी था। तो क्या
कोई किसी और मुल्क में या यूरोप में कहीं इधर जाने का इंडिया दिया है इमरान खान साहब ने, या वो भी कुछ नहीं है? देखें काजी साहब, बातें तो बहुत होती हैं, बातें तो यहाँ तक भी हो रही हैं कि जनवरी में जो हलबरदारी की तकरीब होगी उसमें भी बानी पीटीआई होंगे। लेकिन ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं ना, मानने वाली बातें फिलहाल तो नहीं है, ऐसे ज़मीनी हक़ाइक़ तो नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको लंदन से जो है वो वहाँ पर भी भिजवाया जा सकता है और अमेरिका भिजवाया जा सकता है। ट्रंप ने भी कहा था कि वो उनको मेहमान बनाने को तैयार है। ये सारी जो बातें हैं सोशल मीडिया की हैं, फ़िलहाल इसमें कोई हकीकत ऐसी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो जहाँ तक जो है वो नेगोशिएशन जिसको कहते हैं ना, बातचीत, वो कन्फर्म है कि हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, वो हो रही है। उसमें तो ज़राए भी कंफर्म करते हैं, हालात भी जो है ये बता रहे हैं कि जो बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत कर रहे हैं, पैगाम रसानी हो रही है। लेकिन वो बेल कहाँ कब मंडे चढ़ती है, किस तरफ मामला जाते हैं, ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बानी पीटीआई पर है कि वो इसको मानते हैं या नहीं। कोई भी अगर ऑफ़र हो रही है या डील हो रही है वो इसको मानते हैं या नहीं मानते। उन्होंने वक्त जो है वो गुजार लिया है, एक साल से ज़ायद का वक्त जेल में गुजार लिया है। वो कहते हैं कि मैं और भी गुजारने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब जो है वो बाहर जब पीटीआई की क़यादत की बात होती है तो क़यादत वैसे तो सड़कों पे नज़र नहीं आ रही, वैसे तो अमली तौर पे नज़र नहीं आ रही, वैसे तो ये नज़र आ रही है कि क़यादत जो है वो समझौते की क़यादत है और समझौता करती हुई नज़र आ रही है। एक उसमें कम अज़ कम जो सलमान अकरम राजा है वो हार्ड लाइन लेते हैं, बाकी जो है वो बड़ी सियासत। एक बात और मैं गौर कर रहा था कि एलन मस्क ने जो है वो ट्विटर ख़रीदा, उसका नाम एक्स रख दिया और तकरीबन तमाम मीडिया पर ट्रंप वहाँ पे बैन भी था और उसको एक्स ने भी, या जिसने पहले ट्विटर, उसको बैन कर दिया। मगर फिर उसने उसी को ज़रिया बनाया और वो उसने सारी खेल अपनी सोशल मीडिया पर ही की। उसने, अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी सोशल मीडिया एक बड़ा फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म था जिससे इसने अपनी जो है वो कह सकते हैं हम कि अपनी बात भी लोगों तक पहुंचाई और इलेक्शन जीत कर भी दिखा दिया। मियां साहब, लेकिन काजी साहब मैं आपसे भी इसमें रहनुमाई चाहूँगा। मुझे कुछ और लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो अमेरिका है वो चाइना से डर रहा है। अब अमेरिकन जो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है या वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ख़तरा है कि चाइना जो है कदम ब कदम उस पर सुपर ताकत की तरफ बढ़ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। अब देखें ना, उन्होंने हवावे पर जो है पाबंदी लगाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पाबंदी लगाई और वो चाइना की टेक्नोलॉजी से खाइफ भी हैं। और अभी ट्रंप की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो उन पर पाबंदियाँ भी बहुत सी लगा दे और बहुत से टैक्स भी बढ़ा दे। आप सर मुझे रहनुमाई कीजिए कि क्या ट्रंप के आने से चाइना ज़्यादा मजबूत होगा या चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे? नहीं, देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रंप साहब जो हैं उनको उसको रीथिंक करना पड़ेगा। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई सरमायादाराना बुनियादों पे थी, लेकिन ये कि इसको रोल बैक करना अब आसान नहीं है। मैं उसकी एक आपको एक वजह बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ट्रंप अनवेल्स नो टैक्स ऑन ओवर टाइम पे पॉलिसी इन एरिजोना रिमार्क्स। अच्छा, अब उसमें बात क्या है? देखिए, ये बड़ी 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 दिलचस्प बात है। बात यह है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन दुनिया की हुई है, इसमें मियाँ साहब जो सबसे बुनियादी था ना नुक्ता, वो ये था कि ये ग्लोबलाइजेशन की गई है प्रॉफिटीरिंग के लिए, मुनाफा बढ़ाया जाए। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कोई बोतल है पानी की या किसी शरबत की, वो उसका पानी जो है वो समझ लें कि किसी एक मुल्क में सस्ता बनता है, ढकना दूसरे मुल्क में सस्ता बनता है और बोतल किसी तीसरे मुल्क में सस्ती बनती है। चुनाचे जिस तरह मैं आपको जो नोकिया जो सबसे पहला फ़ोन था वो बनता फिनलैंड में था और उसके पुर्जे उसके वो पैक मेरे ख्याल में फ्रांस में होता था। तो ये जो सप्लाई चेन्स बन चुकी हैं, अगर आप प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं तो वो चलेगा नहीं काम। साहब जो ट्रंप है वो तो आमराना रवैया रखते हैं, वो कहते हैं कि टैक्स जो है वो कोई और देगा, अमेरिकन जो हैं वो मुल्क के अंदर हमें अपनी सरहदों को भी सील करना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं वो उनको निकालना पड़ेगा। आप देखें सर, वहाँ पर कितने इल्लीगल लोगों को निकालने की बात है, वो करोड़ों में हैं, उनको कैसे आप निकाल सकते हैं? क्या ऐसा रवैया जो है वो ट्रंप को ले नहीं डूबेगा या अमेरिका को खराब नहीं कर देगा? उसको सियासी रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए? वो इल्लीगल, यानी वो इल्लीगल लोगों को निकालने की बात कर रहा है, जिससे लोग थोड़े खौफजदा भी हैं।
बहरहाल हम वापस आते हैं और एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि लाहौर को पेरिस बनाने वालों ने इसका क्या हशर कर दिया। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है आसिफ शुजा खान साहब, जो कि एक आलमी माहिर है मौसमियाती तब्दीलियों के। बहुत शुक्रिया आसिफ शुजा खान साहब। हजूर, पहले तो मेरा सवाल ये है कि जब हम दिल्ली में ये था 900 तक इंडेक्स किया था, तो आलमी मीडिया कह रहा था कि ये पता नहीं कितने पैक सिगरेट के एक दिन में पीने के मुतरादिफ है। एक तो इसकी हकीकत के बारे में बताएं और फिर साथ ही बताएं कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस हद तक इसको कर दिया कि अब दुनिया का आलूदा तरीन शहर है लाहौर। जनाब आसिफ शुजा खान साहब। जी शुक्रिया। मुझे अगर थोड़ा मौका दें जी तो मैं चंद चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो देखिए, जब ये मौसम शुरू होता है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ठंडी हवाएं जो हैं हिमालय की तरफ से वो हमारी तरफ आती हैं पंजाब के जनूब में। तो इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब दोनों मिलते हैं, वो हमारा एक जंक्शन ऐसा बन जाता है लाहौर, जहाँ पे पहले भी खेतों को पानी दिया होता है, वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठी होती है, तो वहाँ फॉग बनती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और फॉग मुझे याद है हम बचपन में भी देखते थे। लेकिन अब ये है कि आबादी का तवाज़ुन इतना बढ़ गया हुआ है कि ये प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स अगर इसकी बता दूं कि किसी वक्त में जो लाहौर की आबादी थी वो 1972 की बात है, तो 19 लाख होती थी। अब आज वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। अब जब आबादी बढ़ेगी तो शहरों में वसअत आती है और लोग गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलाते हैं, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती है। और इस वक्त जो मैं देख रहा था कि हमारे जो मोटरसाइकिलों की तादाद है, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बढ़े हैं हमारे। ये सिर्फ 2006 से लेके 2024 तक इसमें 525% इजाफा हुआ है मोटरसाइकिलों की तादाद में। ये पहले 8 लाख होते थे और अब हमारे यहाँ 50 लाख है। लेकिन सर सूरत हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक हो चुकी है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो इसमें पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं वो बड़े ही खतरनाक पार्टिकल्स हैं और उसमें कई गैसेस भी हैं, कई उसमें जो है केमिकल्स भी हैं। ये किस तरह की स्मोग है सर, इस पर ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब इतनी तादाद में गाड़ियाँ बढ़ेंगी और शहर वसअत में होंगे तो गाड़ी चलेगी भी ज़्यादा और उतनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो गाड़ियों से निकलेगी। अब गाड़ियों से बहुत बारीक पार्टिकल्स निकलते हैं। तकरीबन 276 कंपाउंड हैं जो गाड़ियों के फ्यूल का जो वो जलता है जब, तो 276 किस्म के कंपाउंड जो हैं वो निकलते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नॉक्स हैं, सॉक्स हैं, कच्चा तेल भी होता है जिसको हम VOX कहते हैं। तो फिर ये जब फिज़ा में जाते हैं तो इनका आपस में भी रिएक्शन होता है, तो वो एक धुंधला सा पान आ जाता है। इसी तरह अमोनिया जो कि हमारे खाद वगैरह में इस्तेमाल होता है, और ये जो भैंसों के बाड़े हैं वहाँ से और कूड़े से अमोनिया निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलती है। लेकिन सर हुकूमत को क्यों नहीं पता चल रहा है इस चीज़ों का? हुकूमत क्यों नहीं इस पर इकदाम कर रही? देखिए, ये एक दिन में नहीं होता। हम अगर सारा साल सोए रहेंगे और आखिरी 4-5 महीनों में हमें होश आती है तो अच्छा, ये प्रॉब्लम आएगी। साहब मैं जरा एक और एंगल से सवाल करता हूँ आपसे। एक और एंगल से बात यह है कि टाउन प्लानिंग एक खास एक साइंस है। शहर और भी बड़े हैं, यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी, जो पहला 5 साल मंसूबा था उसके बाद तर्क कर दी गई। शहर कब्जा ग्रुपों के हवाले करके हमने वर्टिकल जो है वो डेवलपमेंट की। यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड बनाने की बजाय ऊपर से ये पुल बना के लोगों की तशहीर के लिए बनाए। तो डोंट यू थिंक कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो लोग नालायक और जो जिस तरह के जाहिल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत थे, आज उन्होंने अनलिवेबल बना दिया शहर को इन पॉलिसीज़ की वजह से?
देखिए, ये साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। शहर में जब कंजेशन होती है, अब जैसे मैंने आबादी का आपको तनासुब बताया है, जब कंजेशन होती है तो गाड़ियों के तादाद में इजाफा होता है, फिर मकानात बनते हैं, उसके लिए ब्रिक किल्न लगाने पड़ते हैं आपको, तो वो फ़िज़ा में आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चले मैं सादा सवाल करता हूँ, सादा सवाल करता हूँ, एक सादा सवाल, सादा सवाल। मैं जरा प्लीज इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो हुई हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है उसका। और देखिए, लोग उसमें लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उसमें हर किस्म का जो है ना गंदा मटीरियल जो है ना वो जलाते हैं। इसी तरह फिर ब्रिक किल्न्स बनती हैं जब आबादी बढ़ती है। अब ब्रिक किल्न जो हैं वो दुनिया में ये वाली टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। अब वहाँ पे टनल ब्रेक्स आती हैं जो कि मेरा ख्याल है, मैं हिसाब लगा रहा था पाकिस्तान में कोई 30 अरब स्मोक आई तो वहां पर कम थी, उसकी जो रेशो कम थी उसकी शिद्दत, लेकिन यहाँ पर तो 1000 से ऊपर चली गई है। तो इसका हल क्या है सर? क्या इसका हल जो है वो बारिश है, बारिश बरसा के, मसनूई बारिश बरसा के इसको ख़त्म किया जा सकता है, या इसका और भी हल है कोई? नहीं, ये जो बहुत ही बारीक पार्टिकल होते हैं ये बारिश से ख़त्म नहीं होते। अगर बहुत मूसलाधार बारिश हो तो सिर्फ 8% जो है वो ख़त्म होते हैं, और अगर मीडियम बारिश हो तो उसमें 0% होता है। ये कई तजर्बे हो चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन ये नाकाम है। देखिए, हमने सोर्स को कंट्रोल करना है, हमने फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करना है। जो इस वक्त हमारे यहाँ सल्फर, लेकिन सर इसका फौरी हल तो कोई होगा? 36 करोड़ लगा के बारिश करना हल है या कोई और हल है इसका? नहीं, देखिए, इसमें तो आपको फॉग ये स्मॉग दूर करने के लिए एक बड़े बड़े टावर जो चाइना में भी लगे हुए हैं, इंडिया ने भी लगाए हुए हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया में कम होता है पोल्यूशन, वहाँ भी जनरेट होती है, तो अब इन्होंने फॉग टावर लगाए हैं। तो अगर हम लाहौर जैसे शहर में कुछ स्मॉग टावर्स लगा लें और लोकली बनाएं, उसको कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि कोई इंपोर्ट करने पड़ेंगे हमें। चाइना के पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं स्मॉग टावर क्या होता है। और दूसरा, जी, स्मॉग टावर सिंपल, ये एक हवा लेता है एक साइड से और उसको फिल्टर में से गुजारता है और दूसरी साइड से क्लीन एयर बाहर निकल जाती है। ये लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, क्यों इलाके की पूरी हवा को वो साफ कर रहा होता है। लाहौर की जो आबादी या विड्थ है, इसमें कितने स्मॉग टावर चाहिए होंगे? देखिए, ये तो हमने आज तक इस तरह की स्टडी नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है इब्तदाई तौर पे अगर 10 टावर से भी स्टार्ट कर लें तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। और इसके अलावा जो है फ्यूल की क्वालिटी बहुत अहमियत रखती है। हमें एक पूरा प्रोग्राम शुरू किया था जब मैं डायरेक्टर जनरल था, तो हमने सल्फ़र फेज़ आउट प्रोग्राम शुरू किया था कि सल्फ़र जो है 1% से हम आधे % पर लाए थे और आधे % से फिर हम 0.05 पे लाए थे। सर, इस स्मोक में साहिवाल कोल पावर प्लांट का कितना हिस्सा है? क्या वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है सर? क्या चीज? साहिवाल कोल पावर प्लांट, क्या इस स्मोक में इसका भी कंट्रीब्यूशन है सर? जी, बहुत ज्यादा है। कोल सिर्फ देखिए पावर प्लांट में भी वो जलता है और ये हजारों मील तक इनके इफेक्ट्स जाते हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं आपके यहाँ भट्ठों में जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कोल जल रहा है और वो लो क्वालिटी का भट्ठों के अंदर जल रहा है, उसकी वजह से पार्टिकल जाते हैं। देखिए, अब बात ये कि हमने जब ये बन रहा था कोल पावर प्लांट, तो उस वक्त कोई इसकी स्टडी, इसका मतलब नहीं हुई कि जो एनवायरमेंट असेसमेंट स्टडी होती है वो हुई नहीं है? वो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट ने की है। पंजाब का इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इसी मकसद के लिए है, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो शुजात साहब, रोका क्यों नहीं उन्होंने? प्लांट जो है पंजाब के सेंटर में बना रहे हैं। देखिए, इसके लिए रेमेडी भी है। हमारी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए था एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में जाते, अपना केस वहाँ पर पेश करते और वहाँ पे तसल्ली करते कि जी जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलेगी। अब ये कि लग गया है तो इसके जो एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की उसका जायज़ा लिया जाए। मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ कि एक मुकम्मल स्टडी की जाए जिसमें यह देखा जाए जो पार्टिकल फ़िज़ा के अंदर हैं वो किस चीज़ के पार्टिकल हैं। देखिए, इसमें अमोनिया भी बड़ा किरदार अदा करती है जो
जो भैंसों के बाड़ा से भी निकलती है, जो खाद से निकलती है। लेकिन सर जो स्मोक है इस वक्त वो सुरमई और पीले कलर की है, तो इसको समझा जा सकता है कि ये स्मोक पीले और जो सुरमई कलर की है, इसमें कौन कौन सी गैसेस और कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? देखिए, अगर तो ग्रे कलर की स्मॉग है तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि सूट, जिसको हम कालक बोलते हैं, वो फिजा में ज़्यादा आ रही होती है। अगर वो पीले रंग की है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। आसिफ शुजा साहब, आपने हमें गाइड किया, मगर मैं चाहता हूँ एक सवाल के जवाब जरूर दे के जाएं हमें। ये जो आप 10 या 12 टावर्स की बात कर रहे हैं कि जिससे बहुत फर्क पड़ सकता है, इनकी लागत कितनी हो सकती है अंदाजन? सर, मैं समझता हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इसकी ज़्यादा लागत नहीं आएगी। इसको वर्कआउट करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े अच्छे फैब्रिकेशन के यूनिट हैं, उनके साथ बात की जा सकती है, उनसे प्रपोजल इनवाइट की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये 35 को हम बारिशों पे खर्च कर रहे हैं, जो सिर्फ 8% उसमें कमी लाते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ शुजा साहब हमारे साथ थे। आसिफ शुजा खान साहब, माहिर मौसमियाती तब्दीलियों के। तो ये इस बात पे ख़त्म करते हैं। ये जो अरशद अब्बासी साहब ने बात की थी, चाइना ने मना किया था ये ना लगाएं, मगर इसमें से कौन था, किसने माल बनाना था, हमें ये तो बताएं। और माल तो बन गया, अब क्या हमारे बच्चे इससे मरेंगे? कहाँ तक कीमतें हम देंगे इन वारदातों की? बहरहाल ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।